अथ योग अनुशासनम अर्थात अब योग का अनुशासन प्रारंभ होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं आपकी योगा पार्टनर अनोखी नेहा और आज से इस चैनल पर डेली मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी। अगर आप मेरे साथ लाइव करना चाहते हैं तो एक मिनिमम फीस की साथ में आप मेरे साथ में लाइव आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करेंगे ताकि हमारी बॉडी फिट एंड हेल्दी रहे। इसके बाद हम सूर्य नमस्कार करेंगे और सूर्य नमस्कार हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ ही वर्क लाइफ बैलेंस भी बेहतरीन होता है। इसके बाद हम पतंजलि योग सूत्र में बताए अष्टांग योग के प्राणायाम को करेंगे और उसके बाद मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन के लिए गाइड करूँगी। साथ में पतंजलि योग सूत्र के पहले सूत्र जिससे हमने आज की इस वीडियो को शुरू किया था उसको विस्तार से आपको समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं योगा फॉर बिगिनर्स की इस सीरीज़ को। आज डे 1 है और आप सभी का दिल से स्वागत है योग की इस यात्रा में। प्री प्रिपरेशन बिफोर योगा। योगा करने से पहले आपको एक छोटा सा रूटीन फॉलो करना है। जैसे ही आप सुबह से उठते हैं 5 से 10 सेकेंड्स ही लगेंगे आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है। थैंक यू फॉर योर बॉडी, सोल, दिस डे, दिस लाइफ। एंड इसके बाद में आप थैंक यू फॉर यूनिवर्स। अगर आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं तो इसके बाद में आप विजुअलाइजेशन या एफर्मेशन भी कर सकते हैं। वाटर टेक्निक या कुछ भी और जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके बाद में आप टू डू लिस्ट जो आपने लास्ट नाइट बनाई थी उसको एक बार बस देख लें। फिर इसके बाद में आप गर्म गुनगुना या ठंडा पानी 1 गिलास पी लीजिए। फिर इसके बाद में आप अपनी फ्रेश हो जाइए, फेस वॉश कीजिए एंड उस प्लेस पर पहुंच जाइए जहां पर आप योगा करना चाहते हैं। बिफोर दिस आपको वो ड्रेस पहन लेनी चाहिए जो आप योगा करते हुए पहनना चाहते हैं। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रिपेयर हो जाता है, क्योंकि मैं एक ही ड्रेस कंटिन्यूसली पहनती हूँ तो जैसे ही मैं वो ड्रेस पहन लेती हूँ मुझे मेरे साथ ऐसा है, मुझे सर्दी नहीं लगती है सर्दियों में। और साथ में आप अपना मैट जिस पे भी आप आसन लगाने वाले हैं वो आसन के लिए मैट वगैरह साथ में ले जाइए। सो ये है सिंपल बट यूजफुल तरीका जिससे आप बहुत अच्छे से योगा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए तो करते हैं शुरू आज की इस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जहाँ पर भी योग करते हैं वो शांत और स्वच्छ वातावरण हो तो बहुत अच्छा है और आप थैंक यू की भावना के साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको स्लो जंपिंग करनी है। स्लो जंपिंग यानी आप एड़ी और पंजों पर विशेष ध्यान देंगे। इसके बाद आपको हाई जंप करना है। अपने पंजों को अपने कि एड़ियों को अपने पीछे बैक साइड में टच करना है। इसको हम क्या कह सकते हैं, हाई जंप कह सकते हैं। इसके बाद आप रस्सी या कुछ भी ऐसा जिससे आपकी वार्म अप हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। 20 राउंड में लगाती हूँ, 20 या फिर 10 आप एक बार डिसाइड कर लीजिए। फिर इसके बाद में आप इस तरीके से जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा है इसको करेंगे और फिर इसके बाद में आप क्रॉस जंपिंग और फिर क्रॉस जंपिंग भी आप 10 बार करेंगे, क्योंकि काउंटिंग के साथ इसलिए अच्छा रहता है कि आप डेली मेंटेन कर सकते हैं। तो 10 से 20 जितना भी आप एक बार डिसाइड कर लें उसको फॉलो कीजिए। फिर आगे पीछे आपको ये करना है। जब हम किक करते हैं तो बहुत यूजफुल रहता है। इसके बाद आप अपना लेफ्ट पैर निकाल लीजिए, उसको अप एंड डाउन कीजिए। ये भी 10 टाइम्स अप डाउन या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड लेफ्ट राइट भी 1 से 10 तक काउंटिंग के साथ कीजिए एंड फिर उसको सर्कल में कीजिए। रोटेशन बोल सकते हैं। तो ये भी 10 एंड रिवर्स में फिर से 10। जब आप लेफ्ट पैर से कर लेंगे फिर आप सेम इसी को राइट पैर से करेंगे, यानी 10 तक 1 2 3 4 5। क्या होता है, आप पहले ही दिन में सब कुछ नहीं कर पाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन आप स्टेप्स देख लीजिए क्या क्या होता है, क्योंकि बॉडी में जितने भी पार्ट है उन सबको स्ट्रेचिंग की ज़रूरत होती है। तो हम सबसे पहले स्ट्रेचिंग ही करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये फुल बॉडी स्ट्रेचिंग चल रही है। इससे पैरों का हो गया, फुट का। फिर इसके बाद नी रोटेशन हम करेंगे, ये भी 10 राउंड करेंगे हम।
और 10 राउंड करने के बाद में एक एक घुटने को ऊपर इस तरीके से, जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा है, ये भी आप 10 बार करेंगे। हर एक एक्सरसाइज के मिनिमम आप 10 राउंड लगाइए, बेहतरीन है। 20 लगा सके तो लगा सकते हैं। ये जो हम 47 मिनट में कर रहे हैं 15 मिनट में भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कितने फास्ट करते हैं, किस तरीके से करते हैं। जितना आप बैलेंस बना सके उसके साथ में घुटनों पर बल देते हुए इस तरीके से बैठिए 2-4 बार, ठीक है। वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत सारे लोग कर नहीं पाते हैं इस वजह से। फिर आ जाते हैं कमर पे। अब कमर को आप रोटेशन कीजिए और इसके भी 10 राउंड लगाइए, 10 टोटल राउंड्स, तो 5 इसके 5 रिवर्स में, मतलब एक तरीके से कर रहे होंगे फिर दूसरी तरीके से करने लगिए। फिर जितना आप झुक सके उतना झुक के, और इस तरीके से हम कमर की ही फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये करते हैं। आप ना कर सके तो जितना आप झुकाव बर्दाश्त कर सकें उतना कर सकते हैं। इसके टोटल 10 राउंड्स लेने हैं, 3 या 4 आगे के, 3-4 पीछे के, एंड देन रोटेशन कंप्लीट एक राउंड लगा लेना है। तो इसके बाद में इसको रिवर्स भी करेंगे, ठीक है। तो हमने स्ट्रेचिंग कर ली फुट की, नीज़ की, कमर की, और धीरे धीरे हम पूरी बॉडी को स्ट्रेचिंग देंगे। इसके बाद में आप इसमें घुटने भी काम मतलब कि घुटनों की भी एक्सरसाइज है और कमर की भी एक साथ एक्सरसाइज है। तो आप जितना बैलेंस बना सके उसके साथ में आप इसको कर सकते हैं। ये बहुत सारे लोग कर पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। तो आपको प्रार्थना मुद्रा बना लेनी है और एक पैर का पंजा और एक पैर की एड़ी उठानी है। एंड इसके बाद में आपको इसमें भी बैलेंस ही करना है, एड़ियों और मतलब कि हाथों को ध्यान में रखते हुए जितना आप कर सकें उतना कीजिए। इसके ज़्यादा राउंड इसलिए नहीं मैंने किए हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यू कर नहीं पाते हैं, इस वजह से। अब आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। हाथों को पीछे ले जाइए एंड आगे ले जाइए। अगेन एक कमर के साथ साथ में पूरी अपर बॉडी की स्ट्रेचिंग हो रही है, ठीक है, कमर के साथ साथ में। और अब हम आ गए हैं अपने शोल्डर्स पे। बहुत अच्छे से डीप ब्रीथ लीजिए एंड छोड़िए, तब ये बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। तो इससे आपके शोल्डर्स का स्ट्रेचिंग बहुत पावरफुल होता है। और इसके भी आपको 10 राउंड्स लेने हैं एंड रिवर्स में भी आप इसको करेंगे। तो आप क्या करिए, पहले सांस भरिए और छोड़िए, भरिए और छोड़िए। इसी के साथ में इसके 10 राउंड्स लीजिए। हो सकता है आपके हाथों में थोड़ा सा दर्द हो, पर ये आपके शोल्डर्स को बहुत पावरफुल बनाता है, आपको बैक पेन नहीं होता है। अब हम हैंड्स पे आ रहे हैं। तो अभी हम शोल्डर के लिए पूरा एक हैंड, लेफ़्ट वाला हैंड निकालेंगे, उसको रोटेशन देंगे और 10 बार काउंट करके ये करेंगे। अब राइट वाले हैंड को सेम इसी तरीके से स्ट्रेचिंग देंगे और इसके भी 10 राउंड्स लगाएंगे। और फिर बोथ हैंड्स, दोनों हाथों का 10 राउंड्स लगाएंगे। आगे आप ताली बजाते हुए भी कर सकते हैं, पीछे ताली बजाते हुए भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद आप उसको रिवर्स करेंगे एंड अगेन 10 राउंड्स इसके भी आप लगाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आप मतलब कि अपने हैंड्स के ही, मतलब जो बीच में कोहनी होती है ना, इसकी स्ट्रेचिंग के लिए ये है। तो आप इजीली इसको भी कर लेंगे। फिर ए भी मतलब शोल्डर्स एंड कोहनी के लिए है। तो आप वीडियो में देखते देखते प्रैक्टिस कर सकते हो। 5 से 10 राउंड्स लगा लीजिए। फिर आप जो हैंड के पास में होता है ना, उसके लिए स्ट्रेचिंग करेंगे। उससे पहले हमने एक कंप्लीट कोहनी का भी रोटेशन कर लिया है। ज़्यादा अच्छा तब होता है जब मैं मतलब ज़्यादातर टाइम मैं वीडियो बनाते हुए ही गाइड करती हूँ, तो मेरे लिए इजी रहता है कि अब हम ये करेंगे, अब हम ये करेंगे। तो मुझे वही वाली हैबिट है क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को ऐसे फ्रंट पे जाके सिखाया है, तो मुझे बोल बोल के सिखाने और करने की हैबिट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरा वो बड़ा वाला माइक मैं लेके नहीं गई। 11 तारीख को आएगा, घर पे छूट गया था गांव में, तो इस वजह से मैं ऐसे बता रही हूँ। तो आप जो पंजों की मतलब हाथ के जो पंजे हैं उनकी एक्सरसाइज कर लीजिए और 10 राउंड्स लीजिए ऊपर और नीचे के। ये बहुत छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेज हैं, बट यू डोंट बिलीव, बट ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा। तो ऊपर नीचे और दोनों हाथों का एक बार कर लीजिए। फिर इसके बाद में
आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए एंड अब हम सिर का स्ट्रेचिंग करेंगे। सो इसके लिए हम अप डाउन ही करते हैं, तो 10 बार काउंट करना है। सो आप 1 to 10 तक भी काउंट कर सकते हैं और अप डाउन भी कर सकते हैं। मेनली मेरी जब मैं 9th में थी तो मेरी मैम अप डाउन करवाती थी, आज से लगभग 10-11 साल पहले। अब फिर आप लेफ़्ट राइट करेंगे, लेफ़्ट राइट, या आप 1 से 10 तक काउंटिंग भी कर सकते हैं। तो पहले सिर का अप डाउन करते हैं, फिर लेफ़्ट राइट करते हैं एंड रोटेशन करते हैं। इसमें पूरी सिर को रोटेट करते हैं। सो आप इसके 5 से 10 राउंड्स लगा सकते हैं। आप आज ही स्टार्ट कर रहे हैं तो एक साथ में 10 राउंड्स मत लगाइएगा, क्योंकि सिर में चक्कर सा आने लगता है। तो और फिर उसको रिवर्स कर दीजिएगा, ये भी बेहतरीन है आपके लिए। फिर जब आप ये कर रहे हैं ना, तो आप महसूस, जब आप योगा करें तो पूरी बॉडी को महसूस करते हुए करें और पूरा ध्यान जो आप एक्सरसाइज योगा करें उसी पर लगाएं। ज़्यादातर लग ही जाता है ऑटोमेटिकली, इसीलिए योग ध्यान के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वही उस टाइम करते हैं। आप फेस को थोड़ी सी हल्की सी मसाज दे दीजिए और अब हम आइज़ को करेंगे। सो अगेन अप डाउन, लेफ़्ट राइट एंड रोटेशन आइज़ में भी होगा। अप डाउन मतलब आँखें पूरी तरीके से, जो फिंगर है उसका जो नेल होता है उसके जो सामने वाला पार्ट होता है उस पर होनी चाहिए, कहीं पे भी नहीं। एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा अपनी आइज़ बॉल्स को घुमाना होता है एंड इट्स अ वेरी यूज़फुल। मैं बहुत किताबें पढ़ती हूँ एंड मुझे आज तक चश्मा नहीं लगा है, बिकॉज ऑफ मैं ये एक्सरसाइज बचपन से प्ले कर रही हूँ, 9th से प्ले कर रही हूँ। ठीक है, मतलब कंटिन्यूसली रेगुलरली तो नहीं किया है, बट हाँ मेनली। तो इस तरीके से आप रोटेशन करेंगे, आई बॉल को अपने फिंगर पे घुमाएंगे। ठीक है, और इसके 10 राउंड्स लगा लीजिए एंड देन रिवर्स कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में बस हथेलियों को रगड़ के फेस की हल्की सी मालिश कर लीजिए और अब इसके बाद में आप फ्री हो गए। अब एक तरीके से आपने एक राउंड लगा लिया है फुल बॉडी का। अब आप उस बॉडी को और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज और कुछ स्पेशल आसन कर सकते हैं, एडवांस एक्सरसाइज कर सकते हैं। आज डे 1 है तो मैं सिर्फ आपको जॉय करना सिखाऊंगी। आप इंटरनली हैप्पी फील कीजिए एंड बस अपने आप में मगन हो जाइए, अपने शरीर को महसूस कीजिए और बहुत खुशी के साथ योग कीजिए। एक आसन है जिसमें आप हथेलियों को पीछे रखते हैं और इस तरीके से जितना आप बैलेंस बना सकते हैं। ये कमर दर्द के लिए रामबाण इलाज है मेरा तो, क्योंकि मैं 12-12, 14-14 घंटे जब पढ़ाई करती थी 2022-23 में, तो ये मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे दोनों ही आसन, क्योंकि इससे मेरी कमर का पेन कम हो जाया करता था। क्योंकि उस टाइम पे मैं कंटिन्यूसली योगा नहीं कर पा रही थी, जैसे 3-4 महीने मैंने योगा बिल्कुल भी नहीं किया था। तब मुझे 2-3 योगा हफ्ते में 1-2 बार कर लेती थी तो अच्छा फील होता था। एंड ये भी बैलेंस एक्सरसाइज ही है, पता नहीं क्यों ये पैर मेरा सीधा इसमें क्यों नहीं है। बाकी सीधा पैर रखना आपको बहुत ज़रूरी है, आप इस पैर को सीधा रखें। और ये भी एक बैलेंस एक्सरसाइज है, इसमें आप पूरी तरीके से बैलेंस करते हैं। आप आसमान की आइज़ को अगर स्थिर रखते हैं तो आपका बैलेंस बहुत अच्छा बना रहता है। ठीक है, सो इन एक्सरसाइजेस को आप प्ले कर सकते हैं, मतलब डेली, और आप देखेंगे कि बेहतरीन आप अंदर से होते जा रहे हैं, आप दृढ़ निश्चित होते जा रहे हैं, आपके विचार संतुलित होते जा रहे हैं। इस आसन में आपको एक पैर पीछे करना है और दोनों हाथों को फैलाना है। इस आसन को तो ऑफकोर्स आप सभी जानते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा आसन है। बैलेंस ये आसन है, एडवांस आसन भी कहते हैं कई लोग, क्योंकि सब लोग बैलेंस नहीं बना पाते हैं, कुछ लोग बैलेंस बना पाते हैं और बैलेंस धीरे धीरे आता है। जल्दी इन स्टेप्स को करना थोड़ा सा वो होता है, क्योंकि इनको कम से कम 30 से 1 मिनट देना बेहतरीन होता है। अब स्लो आपको पहले करना है, देन थोड़ा फास्ट एंड देन फास्ट एंड बहुत फास्ट। सो इससे आपकी मतलब बहुत अच्छा आपको फील होगा एंड आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो आप जॉय फील कर सकते हो एक तरीके से। मैं बहुत खुश होती हूँ अभी, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो
पत्तों पे इतना पानी रहता है कि नीचे पानी गिर रहा होता है जब मैं एक्सरसाइज कर रही होती हूँ। तो आप ये एक्सरसाइज कर लिए, फिर इसके बाद में आप हाथों को ऊपर करें एंड आसमान की तरफ देखें। और इस तरीके से आप बहुत सारे आसन हैं जिनको कर सकते हैं और बहुत 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 बेहतरीन तरीके से आप स्वस्थ रह सकते हैं। मैं एक अंकल से मिली थी, इसी पार्क में आते हैं वो अंकल आंटी। वो 70-75 के हैं दोनों, अंकल 75 के हैं और आंटी 73 के अराउंड हैं। वो अभी तक सिर दर्द नहीं जानते और आजकल जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी सिर दर्द होता है। तो अगर आप डेली योगा को अपने जीवन में टाइम रहते अपना लेते हैं तो इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं हो सकती। ये आपके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट है। ये त्रिकोण आसन है तो आप वो कर सकते हैं। और इसके बाद में आप ये भी एक आसन ही है, जितना आप बैलेंस बना सके उतना आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ कि अगर आज आपका डे बने तो आज सारे ही आपको जितने मैंने बताए हैं वो सारे स्ट्रेचिंग के स्टेप्स को करना है। आप जितने फॉलो कर सकते हैं उतने कीजिए एंड से थैंक यू टू योरसेल्फ। अपने आप को धन्यवाद करते रहिए। ग्रेटिट्यूड फीलिंग बेस्ट फीलिंग है दुनिया में। इसके बाद जब जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक है उसके लिए ये जो कुछ एनर्जी के पॉइंट होते हैं वहाँ पे आप टैप करते हैं, इसको इमोशनल फ्रीडम टैपिंग भी बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं। इवन दो आप हैप्पी हैं तो मैं बहुत खुश हूँ और आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। और इसको आप मतलब कि पहले हैंड पे करते हैं, फिर सिर पे करते हैं, इसके बाद फोरहेड यानी कि माथे पे करेंगे एंड जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड रिलीज़। अगर नेगेटिव इमोशन है तो रिलीज़ कर दीजिए, पॉजिटिव इमोशन है तो फील कीजिए। और इस तरह आप फोरहेड पे करेंगे। फोरहेड के बाद में आप आईज़ के नीचे करेंगे। आईज़ के नीचे करने के बाद में आप जो नोज़ है उसके नीचे करेंगे एंड नोज़ के नीचे करने के बाद में आप जो लिप्स हैं उसके नीचे मतलब जो ठुड्डी होती है चिन उस पे करेंगे। तो ये बहुत मतलब कि बहुत यूजफुल है। आप एक एक इमोशन लेके जैसे इनसिक्योरिटी, फियर या नेगेटिविटी एक को लीजिए और उसके साथ में कि हाँ मैं नेगेटिव सोचता हूँ बट मैं अपने आप को एक्सेप्ट और मतलब कि लव करता हूँ। फिर जब आप उसको ऊपर हेड पे करेंगे तो कह दीजिए मैं अब इस इमोशन से रिलीज़ होता हूँ एंड फिर इसी के साथ में पूरे हर बार उसको दोहराइए। इसके बाद धन्यवाद अपने इस बॉडी के लिए, परमात्मा के लिए और इनर पीस, क्योंकि योगस चित्त वृत्ति निरोध अर्थात योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है। तो वास्तव में योग आपको पतंजलि ही सिखा सकते हैं और उसके लिए तो सूर्य नमस्कार का पहला आसन है प्रणाम आसन। प्रणाम आसन में आपको अपने दोनों हाथों को छाती के समक्ष रखना होता है और प्रणाम की मुद्रा बनानी होती है। प्रणाम आसन आप हर दिन प्रतिदिन सुबह शाम प्रैक्टिस ही करते हैं। 1 से लेके 20 तक काउंट करते हुए हर एक आसन को आप इक्वल टाइम देने की कोशिश करेंगे। ये पहला राउंड है, थोड़ा स्लो है। दूसरा आसन है हस्त उत्तान आसन, यानी हस्त को उठाना पीछे की तरफ, और जितना आप पीछे की तरफ अपने शरीर को ले जा सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं, उतना इसको कीजिए और 1 से लेके 20 तक काउंट कीजिए और बैलेंस बनाए रखिए। अनंत आकाश को महसूस कीजिए। तीसरा आसन है हस्त पादासन, यानी हस्त को हाथों को पैरों से छूना है और एक बैलेंस, एक रीढ़ की हड्डी में जो दर्द होता है कभी कभी बच्चों को पैरों में, तो वो भी इससे सही होता है। चौथा आसन है अश्व संचाल नाशन, अर्थात अश्व घोड़े की तरह आकृति बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है। आप पहली बार यानी चौथे आसन में दायां पैर पीछे और बायां पैर आगे करेंगे। 9वें आसन में उल्टा कर देंगे। 5वां है दंडासन। दंडासन में आप दंड या पर्वत की आकृति बनाएंगे और आँखों को नाभि पर केंद्रित करेंगे। पैर बिल्कुल सीधे होना चाहिए।
रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और इस तरीके से आप पर्वतासन यानी कि दंडासन कर सकते हैं। छठा है भुजंग आसन। भुजंग अर्थात सर्प। तो सर्प की तरह यहाँ पे हमें आकृति बनानी होती है। फन को ऊपर ले जाना यानी कि शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर ले जाना, आकाश की तरफ देखना और अनंत गहराई को महसूस करना, असीमता को महसूस करना, इस ब्रह्मांड के साथ अंगीकृत करना। सातवां है अष्टांग योग। अष्टांग योग में 8 हिस्सों को जमीन से सटाना होता है। 2 पैर, घुटने, 2 हाथ, छाती और चिन। तो इस तरीके से अष्टांग नमस्कार 7वां आसन है। और 7वें आसन के साथ ही अब हम रिपीट करते हैं सारे आसन को। दंडासन हम करते हैं 8वें आसन में और फिर से हम वही मुद्रा बनाते हैं पर्वत की तरह और आँखों को नाभि पर केंद्रित करते हैं और जो आइज़ हैं उनको हम मतलब कि नाभि पे केंद्रित कर लेते हैं। 9वां है अश्व संचालनासन अर्थात अश्व की तरह आकृति बनाना, ठीक है। और 90 डिग्री पे पैर रख सकते हैं और कभी कभी जिसको दर्द होता है और बैक के लिए तो वो पीछे साइड झुक के भी कर सकता है, बट ये ज़्यादा बेहतर है। आप ऊपर की तरफ देखेंगे। और 9वां है 10वां है जो आसन वो है हस्त पादासन। यहाँ पे आप अपने सिर को अपने घुटनों से टच करेंगे। जितना अगर आप संभव हो सके उतना फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। 11वां आसन है हस्त उत्तान आसन। हस्त को पीछे की तरफ ले जाना है और बैलेंस बनाना है, आप जितना भी कह सकें, और आकाश की तरफ देखना है। ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स के लिए। 12वां है प्रणाम आसन। यहाँ पे भी आपको 1 से 20 तक काउंट करना है और इस तरीके से पहला राउंड समाप्त होता है। पहला राउंड बहुत ही स्लो था, सारे आसन को पर्टिकुलर टाइम दिया गया था। दूसरा आसन थोड़ा फास्ट है। पहला आसन है दूसरे राउंड का प्रणाम आसन। दूसरा है हस्त उत्तान आसन। हस्त उत्तान आसन में अब आप 1 से लेकर 10 तक काउंट करेंगे, पहले हमने 20 तक किया था। तीसरा है हस्त पादासन, हाथों को पैरों से छुआएंगे। चौथा है अश्व संचालनासन, एक घोड़े की आकृति बनाने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। तो अश्व संचालनासन चौथा आसन है। 5वां है दंड या पर्वत आसन। पर्वत की तरह आकृति यहाँ पे बन जाती है। आप अच्छी जगह पे स्वच्छ वातावरण में सूर्य नमस्कार करें, सूर्य के सामने बेहतर है। भुजंग आसन। भुजंग आसन में आप ऊपर की तरफ देखेंगे और इसके बारे में हम जान ही चुके हैं। इसके बाद में 7वें आसन में हम अष्टांग नमस्कार करेंगे। शरीर के 8 हिस्सों को ज़मीन से सटाएंगे। पैर, घुटने, 2 हाथ और छाती और चिन या ठुड्डी। 8वां आसन है दंडासन या पर्वतासन और इधर आप बार बार सुन ही चुके हैं कि मैंने क्या कहा है, क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। 9वां है अश्व संचालनासन और 10वां आसन है हस्त पादासन। हस्त को पैरों से टच करना होता है बेसिक। 11वां आसन है हस्त उत्तान आसन, हाथों को पीछे की तरफ ले जाना होता है। और इसी आसन के साथ में 12वां आसन प्रणाम आसन। और तीसरा राउंड बहुत फास्ट रहेगा, सिर्फ नाम लूँगी और आप समझते जाइएगा। प्रणाम आसन, हस्त उत्तानासन, हस्त पादासन, संचालनासन, आश्व संचालनासन, दंडासन, भुजंगासन, अष्टांग नमस्कार, दंडासन, अश्व संचालनासन, पादासन और हस्त उत्तानासन और प्रणामासन। तो बहुत फास्ट होता है, साथ में नाम लेना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके बाद थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा अपने आप को रिलैक्सिंग दीजिए। इसके लिए आप एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, मतलब एक्सरसाइज नहीं, एक छोटा सा वर्क कर सकते हैं। एक डीप गहरी सांस लीजिए 3 सेकंड की, 4 सेकंड रोकिए और 8 सेकंड की सांस बाहर निकालिए।
इस तरीके से आप बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। ऐसा आप 3-4 बार करेंगे, सांस भरेंगे, आप काउंटिंग के साथ नहीं कि 3 सेकंड हो जाए, आप बस यानी 3 सेकंड, मतलब आपने सांस ली, रोकी और डबल सांस छोड़ी। ठीक है, इस तरीके से आप रिलैक्स हो जाइए और इसके बाद हम प्राणायाम करेंगे। तो आप तैयार हैं प्राणायाम के लिए? इनर हैप्पीनेस सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे, और फेथ यानी श्रद्धा। आप प्राणायाम के लिए वज्रासन, सिद्धासन, जिस आसन में बैठना चाहें, सुखासन, उसमें बैठ सकते हैं। और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए आपकी। हाथ आप नीचे कोई भी मुद्रा बना के रख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका में हम सांस को लेंगे, यानी फेफड़ों तक लेके जाएंगे और फेफड़ों से ही उसको छोड़ेंगे, यानी लंबी सांसें लेंगे। और इस तरीके से आप इसके 20, 25, 50 जितने राउंड चाहें कर सकते हैं। स्टार्ट आप 20 श्वास से कर सकते हैं। पूरा ध्यान आपका श्वास पे होना चाहिए, श्वास लेने और छोड़ने पर पूरा ध्यान। और यही ध्यान कोई वो वस्तु नहीं है कि आप अलग से करें। ध्यान हर समय आप जो कर रहे हैं वही, अगर आप पूरा 100% उसी पर ध्यान दे रहे हैं, यही ध्यान है। मेडिटेशन सुखासन में बैठ के और ध्यान लगाना नहीं है। ध्यान हर वक्त पूरे ध्यान में रहना ध्यान है। तो जैसे ही आप इसको कर लेते हैं, आप महसूस करेंगे कि आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, मतलब कि एक गर्माहट, एक शांति, सुकून महसूस होगा। हथेलियों को रगड़िए और अपने फेस पर उनको वो करिए। इसके बाद में हम दूसरा आसन करेंगे और दूसरा आसन है भस्त्रिका। भस्त्रिका में वो कपालभाति। कपालभाति में आपको सिर्फ श्वास छोड़नी होती है। जब 2 श्वास छोड़ते हैं तो अपने आप श्वास अंदर चली जाती है। तो इस तरीके से आप सांस छोड़िए। ठीक है, और पेट को हल्का सा जब सांस लें तो अंदर कीजिए। और इस तरीके से आप बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से दूर हो जाएंगे। श्वास संबंधी बीमारियां आपको नहीं आएंगी। आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहेगा और भी बहुत सारे नॉन और अननोन बेनिफिट्स आपको होंगे जो कि शायद अभी आपको पता नहीं है, लेकिन इसको डेली प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, प्राणायाम के 4 आसन को। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। तो हथेलियों को रगड़ कर मुँह पे मालिश कर लीजिए। अब हम जब अनुलोम विलोम करते हैं तो राइट हैंड लेते हैं, लेफ्ट तरफ नसिका से सांस भरते हैं और राइट से छोड़ते हैं, फिर राइट साइड से लेते हैं, लेफ्ट में छोड़ते हैं। एक मतलब कि अंगूठा और एक जो उंगली होती है उसको लेकर हम इसको करते हैं। आप इसके 20-25 राउंड्स ले सकते हैं और आप बहुत सारी स्वास्थ्य, मतलब कि जो जुकाम हो जाता है लोगों को या ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो छोटी बड़ी हैं, उनमें बहुत मददगार साबित होता है। कभी कभी हमें जब जुकाम होता है तो हमारा एक नसिका बंद होता है, तब भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं। बट अगर आप डेली प्राणायाम में ऐसा करते हैं तो आपको सर्दी जुकाम कम ही होता है। जैसे मैं हूँ तो सुबह हर दिन 6 बजे घर से निकलती हूँ, 2.5 किलोमीटर चलती हूँ। काफ़ी सर्दी है, दिसंबर की सर्दी है भोपाल में, पर फिर भी मुझे सर्दी जुकाम नहीं होता है। कई जगह के पानी पी के आती हूँ, कई अलग अलग शहरों के, ज़िलों के, तब भी मुझे सर्दी जुकाम नहीं होता है। ना के बराबर कभी मुझे सर्दी जुकाम होता है जब से मैंने रेगुलरली प्राणायाम, अनुलोम विलोम करना शुरू किया है। तो ऐसे बहुत सारे लाभ हैं जो प्राणायाम, योग आपको गिफ्ट की तरह देते हैं, और जो आंतरिक शांति, सुकून और सरलता है वो तो अपूर्व है। आप एक बार योग में उतरते हैं, वास्तव में योग, क्योंकि योग केवल शरीर से नहीं है, योग जो चित्त की वृत्तियां हैं उनका निरोध हो जाना है। तो इसके बाद में हम चौथा आसन करेंगे। चौथे आसन में हमें
एक छोटी सी बात याद रखनी चाहिए कि ये वो आसन है जो आप कभी भी कर सकते हैं, दिन के किसी भी समय में कर सकते हैं। ये बेहतरीन बना देता है आपको पूरी तरीके से। तो आप बैठ जाइए सुखासन वज्रासन में। आप अपने कानों को पूरी तरीके से बंद कर देंगे अंगूठे से और उंगलियों को आँखों पे रखेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे और ओम या की ध्वनि निकालेंगे। मुझे ओम कहना अच्छा लगता है तो मैं ओम कह देती हूँ। तो ऐसे आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसके 4-5 राउंड लगा सकते हैं। मैं भ्रामरी, ये प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम को मैं बहुत यूज करती हूँ दिन के किसी भी समय में। जब आप कुछ काम कर रहे हैं और एक काम से आप दूसरे काम पे शिफ्ट होते हैं, टाइम ब्लॉकिंग करते हैं, तो इंस्टेंट आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं जैसे ही आप भ्रामरी कर लेते हैं। और भ्रामरी के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि खाना खा लिया नहीं खा लिया, खाली पेट, कुछ नहीं, आप किसी भी वक्त कर सकते हैं भ्रामरी। और भ्रामरी करने के बाद जो आपको महसूस हुआ वो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि आपको भ्रामरी करके कैसा लगा। मेरा सबसे फेवरेट जो प्राणायाम है वो भ्रामरी प्राणायाम ही है। भ्रामरी मैं 6th क्लास से कर रही हूँ। मुझे मेरे गुरु हैं एक अमित खरे, उन्होंने 6th क्लास में हम सभी बच्चों को सूर्य नमस्कार सिखाया था। तब से मैं इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती हूँ। तो इस तरीके से आप हथेलियों को रगड़ेंगे, मुंह पे मालिश करेंगे और एक अनंत आंतरिक शांति महसूस करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि आप आंतरिक खुशी, इनर पीस, इनर हैप्पीनेस, इनर क्लियरिटी और जॉय को महसूस करें और वो आप धीरे धीरे ज़रूर महसूस करेंगे। और ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग, क्योंकि हमारी आइज़ हैं 80 लाख लोगों की नहीं है। तो इस तरीके से आप ऐसे बहुत सारी हमें चीज़ें मिली हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, बट उनका धन्यवाद हम टाइम पे करते रहें तो बहुत अच्छी बात है। अनंत आकाश, असीमता, ऊर्जा, ये बहुत बेहतरीन बना देते हैं आपको अंदर से। आप जब खुश रहते हैं तो सब कुछ बेहतरीन रहता है। अब हम मेडिटेशन करेंगे। गाइडेड मेडिटेशन के लिए आपको फिर से जो हमने प्राणायाम करने से पहले रिलैक्सेशन किया था वो करना है। आपको नोज से सांस लेनी है, रोकनी है और माउथ से एक्सेल करनी है। फिर किसी भी आसन में, जिस आसन में आप कंफर्टेबल हों, 15, 20, 1 घंटे, 2 घंटे, जितना टाइम आपको आसन करना है, मेडिटेशन करना है, उतने के लिए आप किसी एक आसन को चुन लें और बैठ जाएं। अब गाइडेड मेडिटेशन का मतलब है मैं आपको गाइड कर रही हूँ। देखिए, मेडिटेशन या ध्यान में आप जहाँ ध्यान लगाते हो वहाँ ध्यान जाता है। तो आप सबसे पहले ध्यान कीजिए जहाँ बैठे हैं उस जगह को, अपने पैरों की उंगलियों के नाखूनों को, फिर धीरे धीरे पंजों को, पैरों को, कमर को और हैंड्स को, हाथ की फिंगर्स को, गर्दन को और आईज़ को और हेड को, ताकि आप जहाँ हैं वहाँ पे आ जाएं। फिर इसके बाद में आप अपने अंदर उतर जाएं। अब आपने बाहर से खुद को देखा, अब आप अंदर अपने मन की आवाज़ को सुन। आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, कोई आसन में बैठ के ध्यान नहीं होता है। ध्यान अर्थात आप जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरीके से अपना फोकस, अटेंशन देना ही ध्यान कहलाता है। तो आप खाना खा रहे हैं, खाना चबा रहे हैं,
खाना चबाने पे ध्यान दीजिए, चल रहे हैं चलने पर ध्यान दीजिए, बैठे हैं बैठने पे ध्यान दीजिए, कुछ भी कर रहे हैं उसमें 100% देना, वही ध्यान है। फिर बैठी क्यों हूँ मैं ऐसे? अपने मन के अंदर की आवाज़ों को सुनने के लिए सुनिए, हर उस विचार को रोके मत। कई लोग क्या कहते हैं, ओ मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, इस तरीके से कोई विचार नहीं आना चाहिए। नहीं, पतंजलि, अष्टावक या कोई भी, पतंजलि कहते हैं आप उन विचारों को देखिए, एक विचार आया और गया, आप सिर्फ साक्षी हैं। साक्षी मतलब आप बस देखने वाले हैं। आप ना विचार को रोकेंगे आने से, ना उसको छोड़ेंगे, सिर्फ आने देंगे, जाने देंगे। आप उसके वो पकड़ेंगे नहीं, आप उसके साथ रिश्ता नहीं स्थापित करेंगे। आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको किस तरीके से सुनना है, समझना है, अपने विचारों पर ध्यान देना है। ध्यान विचार पे देना है, लेकिन उसके साथ रिश्ता स्थापित नहीं करना है। एक विचार आया और गया, आप देखिए कि अब मेरा दूसरा विचार क्या है, फिर धीरे धीरे आप विचारहीन हो जाएंगे। और यही है वास्तव में ध्यान। आप जो भी कर रहे हैं उसी काम को पूरी ध्यान से कर रहे हैं, वही ध्यान है। लेकिन विचार शून्य होना, कि आपके मन में कोई विचार ही नहीं है, ये एक बहुत अच्छी स्थिति है, परम स्थिति है। आप एक दिन ज़रूर महसूस करेंगे। और धीरे धीरे छोटे छोटे कम टाइम के लिए ऐसा होता है। ध्यान भटकेगा, भटकने दो, फिर वापस लाओ। एक विचार आया, आने दो, उसको चिपको मत, छोड़ो। तो अब ध्यान के साथ में हम पतंजलि योग सूत्र के पहले सूत्र को, जैसे मैंने आपको कहा था, विस्तार से समझते हैं। और हर दिन मैं आपको एक सूत्र ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आप पतंजलि रियल गुरु, वास्तविक महर्षि से मिल सकें। धन्यवाद। जब मन स्थिर हो जाता है, जब विचारों का शोर थम जाता है, तब आत्मा स्वयं को देखती है। यही है योग। और इसी योग के शाश्वत सत्यों को सूत्रों में पिरोया है महर्षि पतंजलि ने। आज के इस वीडियो में हम पतंजलि और योग सूत्र दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि महर्षि पतंजलि कौन है, और फिर हम उस सूत्र के बारे में जानेंगे जिसकी आज हमें चर्चा करनी है। महर्षि पतंजलि भारतीय परंपरा के षट दर्शन में जो एक दर्शन है जिसका नाम है योग, उसके संस्थापक हैं। तो भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा में एक नाम सबसे ऊंचा है, वो नाम है महर्षि पतंजलि का। वे केवल योगी ही नहीं, बल्कि व्याकरण, आयुर्वेद और ध्यान तीनों के महान ज्ञाता थे। कहा जाता है कि उन्होंने योग को सूत्रों में इसलिए लिखा ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उसे समझ सकें, उसे याद रख सकें और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, अपने आत्मिक विकास के लिए उसका उपयोग कर सकें। पतंजलि शब्द का अर्थ आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पतंजलि शब्द का अर्थ है वह जो ज्ञान के रूप में धरती पर अवतरित हुआ। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी कहा गया है, जिन्होंने योग के माध्यम से मानवता को शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की राह दिखाई। अब हम उस सूत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिस सूत्र के एक एक सूत्र को हम विस्तार से 195 वीडियोज़ में समझेंगे। योग सूत्र क्या है, ये सवाल आपके मन में कई बार आ गया होगा अभी तक। योग सूत्र केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है।
इसमें 195 सूत्र हैं, यानी 195 छोटे छोटे वाक्य, जिनमें संपूर्ण योग की साधना का सार भरा हुआ है। हर सूत्र इतना गहरा है कि उस पर घंटों नहीं बल्कि जीवन भर ध्यान लगाया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है, और इतने सरल कि आप कुछ मिनट में वो सब ज्ञान याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे एक बीज में पूरा वृक्ष समाया होता है, कुछ वैसे ही योग सूत्र में पूरा योग दर्शन समाया हुआ है। अगर हम योग सूत्र ग्रंथ की बात करें तो इसे मुख्यतः 4 अध्यायों में बांटा गया है। अध्याय को यहाँ पाद कहा जाता है। तो 4 पाद हैं। पहला है समाधि पाद, दूसरा है साधन पाद, तीसरा है विभूति पाद और चौथा है कैवल्य पाद। समाधि पाद में व्यक्ति मन की एकाग्रता और ध्यान की अवस्था के बारे में जानता है। मन की एकाग्रता कितनी ज़रूरी है वो हम सबसे पहले जानेंगे। ध्यान की अवस्थाओं को हम जानेंगे। फिर दूसरे अध्याय में हम सीखेंगे योग की साधना और 8 अंगों का मार्ग। ये केवल शरीर के लिए नहीं, मन के लिए, आंतरिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा अध्याय है विभूति पाद। योग से प्राप्त होने वाली शक्तियाँ और सिद्धियाँ इस अध्याय में हम जानेंगे। चौथे और अंतिम अध्याय में हम कैवल्य के बारे में जानेंगे, यानी आत्मा की मुक्ति, परम शांति की अवस्था। ये वही है जिसकी खोज हम सालों सालों से कर रहे हैं, जन्मों से कर रहे हैं, अगर पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। ये चारों मिलकर हमें बताते हैं कि कैसे मनुष्य अज्ञान से ज्ञान की ओर और दुख से मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। योग का वास्तविक अर्थ। योग शब्द किस धातु से मिलके बना है, संस्कृत की, ये तो हम जानेंगे, लेकिन वास्तविक अर्थ हम उसको समझ सकें। योग हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, योग फल कर लो, जोड़ कर लो, तो बस वही है कुछ है। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, जिसका अर्थ है मिलाना। योग का उद्देश्य है आत्मा का परमात्मा से मिलन, व्यक्ति का स्वयं से पुनः परिचय। लेकिन पतंजलि योग सूत्र में योग का अर्थ केवल शारीरिक आसन नहीं है, ये बहुत गहरा है। योग एक आंतरिक प्रक्रिया है। एक एक सूत्र हम ध्यान से समझेंगे। पहले सूत्र का थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी तो आपको बहुत विस्तार से इस पूरे के पूरे सूत्र के बारे में बताऊँगी। योग सूत्र की शुरुआत इस प्रसिद्ध वाक्य से होती है, अध योग अनुशासनम, यानी अब योग का अनुशासन आरंभ होता है। यानी जब साधक तैयार होता है, जब मन शुद्ध होता है, तभी योग का मार्ग आरंभ हो सकता है। आने वाले वीडियो में हम हर एक सूत्र में गहराई से उतरेंगे, समझेंगे उसका अर्थ, उसका रहस्य, उसे जीवन में कैसे लागू करें, सब कुछ जानेंगे। पतंजलि योग सूत्र हमें यह नहीं सिखाता कि भगवान से कैसे मिलें, भगवान को कैसे खोजें, बल्कि यह सिखाता है कि स्वयं में बसे ईश्वर को कैसे अनुभव करें। यह ज्ञान शरीर से नहीं, मन से नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा की यात्रा है। इसलिए अगले वीडियो से हम शुरुआत करेंगे अध योग अनुशासनम,
और एक एक सूत्र के साथ मन से आत्मा की यात्रा तय करेंगे। अगर आप भी यह यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो इस श्रृंखला के हर वीडियो के साथ जुड़िए, क्योंकि हर सूत्र आपको आपके भीतर ले जाएगा, आपको आपसे मिलाएगा। मैंने पर्सनली पतंजलि योग सूत्र पढ़ा और मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई है और मैं चाहती हूँ कि वही मैं आपके साथ शेयर करूँ। आपके बिजी शेड्यूल में से कुछ वक्त, कुछ क्षण आप अपने लिए निकाल लीजिए। और आपको लगता है कि सिर्फ वीडियोस देखने से होगा, तो नहीं। योग अनुभव है, अनुभव, और अनुभव के लिए आपको खुद योग करना पड़ेगा। योग सिर्फ बातों से नहीं हो सकता, आपको आपकी आदतें, खान पान, आपकी दिनचर्या, हर चीज़ में वो रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति शांति शांति। साथियों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी योगा कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं 999 में। और 365 डेज़ का मैंने योगा चैलेंज लिया है, सो यू कैन वॉलंटरी सपोर्ट फॉर माई चैलेंज। इस चैलेंज को लेने से पहले हम पहले 7 डेज़ का योगा चैलेंज पूरा करेंगे, फिर 21 डेज़ का, फिर 30 डेज़ का, देन 75 डेज़ का। तो आज डे 1 है 7 डेज़ के इस चैलेंज में। एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू। एंड आप अपने जीवन में लगातार भारतीय ज्ञान परंपरा, विश्व ज्ञान, कहीं से भी ज्ञान मिले वहाँ से ज्ञान लीजिए और अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और आंतरिक शांति और स्वच्छता के साथ में जो भी आप कर रहे हैं परमानंद के साथ कीजिए। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।